हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग कल जहाँ तक लास्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख रहे थे, उसको फिर से मैंने सोचा कि थोड़ा-सा और अच्छे से बता दूँ और इसके लिए सेपरेट मैंने एक वीडियो अभी शूट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग सीख लेंगे पूरे डिटेल से, कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो फिज़िक्स में यूज़ करेंगे ना वेक्टर एडिशन और के साथ-साथ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को बहुत ज़्यादा हम लोग देखने वाले हैं, बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। कैसे किसी वेक्टर को रिज़ॉल्व करेंगे उसके 2 कंपोनेंट में अपने कन्वीनिएंट के अनुसार कि हमको जहाँ कौन-सा कंपोनेंट में तोड़ना है, कौन-सा में ब्रेक करना है, वो सब सीखना है हम लोग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और हम लोग का फिर पोर्शन बचेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वो जो हम लोग का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा और वो एक लेक्चर में पूरा वो क्लियर हो जाएगा। और आज हम लोग जितना भी उसके अलावा जो पोर्शन है एडिशन के अलावा, मल्टीप्लिकेशन के अलावा जो रिजोल्यूशन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3D में कैसे तोड़ेंगे, 2D में कैसे तोड़ेंगे, उसको हम लोग जल्दी-जल्दी देखने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के साथ शुरू से आखिर तक बने रहना। होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? और बहुत ईज़ी फ़ील होगा। अगर जिस भी बच्चे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्रेक कैसे हुआ, ठीक है ना? तब तक मैं चॉक कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? उसको किसको बोलते हैं? रिज़ॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि देखो कोई वेक्टर था, ये कोई वेक्टर है, ठीक है ना? इसको हम इसके कंपोनेंट्स में अगर तोड़ें, मतलब कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? जैसे ये चीज़ है किससे बना है? किसी न किसी चीज़ से बना है, जिनसे मिलके बना है, उन्हीं में इसको हम तोड़ दें। सर ये किनसे मिलके बना होगा? तो डिपेंड करेगा सर, ये हो सकता है 3 वेक्टर से मिलके बना है, 2 वेक्टर से मिलके बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2D में है कि 3D में है? तो हम लोग इन चीज़ को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना इसको ना 2 तरीके से सीखेंगे कि किसी वेक्टर को हम अगर 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ पाएँगे और अगर उसको 3 कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ पाएँगे, ठीक है? तो पहले 2 कंपोनेंट की बात करते हैं और वो जो 2 कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम चूज़ कर लेंगे और हम अपने आसानी के लिए, क्योंकि ये जो वेक्टर है किसी भी 2 वेक्टर से मिलके बन सकता है। हम लोग को पता है सर, एक वेक्टर इधर हो गया, एक वेक्टर इधर हो गया, इनका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा सेट करेंगे और एंगल कुछ ऐसा सेट करेंगे, ये वेक्टर बन जाएगा। बट हम लोग वैसे इस कंपोनेंट को नहीं तोड़ेंगे, उससे हमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमको ऐसे ब्रेक करना है जिससे हमको कुछ फ़ायदा हो जाए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, तो वेक्टर कैन बी रिज़ॉल्व्ड इंटू इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। मैंने नहीं लिखा कि 2, 3, 4, उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैंने एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एफ वेक्टर है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस वेक्टर को इसके ऐसे 2 कंपोनेंट में तोड़ दूँ, वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, इस वेक्टर को इसके ऐसे 2 कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट मतलब जिनसे ये मिलके बना हो, ऐसे 2 कंपोनेंट में इसको तोड़ दूँ, जो वो दोनों कंपोनेंट आपस में एक-दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ऐसा क्यों हो? उसका ईज़ी क्या होगा? क्यों ऐसा यूज़ करेंगे? उसको हम लोग सीखेंगे। मान लो मैंने इस वेक्टर को रिज़ॉल्व करने के लिए चाहा, तो मैंने इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, पैरेलली शिफ्ट किया, पैरेलली शिफ्ट करके मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लेके चला गया। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास पहले से था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना? ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपस में परपेंडिकुलर है, ये तुमको पहले से पता है सर। हाँ, मैंने इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर और इधर देखो। ध्यान से सुनना, मैं हमारा हमारा ख्वाहिश ऐसा है। अच्छा क्यों होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कुछ समझ में आ जाएगा। इस वेक्टर को, जो वेक्टर इधर की तरफ है, ना ही एक्स की तरफ है, ना ही वाई की तरफ है, इनके बीच कहीं न कहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वेक्टर ना, इसको कुछ ऐसे 2 कंपोनेंट में तोड़ो जिसका कुछ वैल्यू एक्स में आ जाए, कुछ वैल्यू वाई में आ जाए। ठीक है? हाँ सर, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो भाई इसका इधर कितना वैल्यू आएगा, इसको निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना? हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। कैसे सर? देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मैं अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, है ना? छी, 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 छी। राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे दिखना है, तो ये अगर थीटा है, ये तो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस वेक्टर का जो लेंथ है, ये वेक्टर एफ वेक्टर है, इसका लेंथ को मैंने एफ बोल दिया। इसका लेंथ मैग्नीट्यूड को मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ बोल रहा हूँ और इधर की तरफ है, ठीक है? तो इस वेक्टर का इधर की तरफ कितना वैल्यू आएगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। इधर की तरफ कितना वैल्यू आएगा और इधर की तरफ कितना वैल्यू आएगा। ये वेक्टर का टेल है, तो इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, ठीक है ना? मतलब इधर और इधर अगर हम देखेंगे, तो अगर हम बाद में अगर वेक्टर की तरह सोच सकते हैं, तो ये एक अगर मान लो इस वेक्टर को तोड़े, एक इधर कंपोनेंट आया, एक इधर कंपोनेंट आया, तो ट्रायंगल को याद करो। अगर ये वेक्टर बना दिए किसी तरह से, हम डायरेक्शन लगा करके, पहले तो हम नंबर निकालेंगे, फिर हम लोग डायरेक्शन लगा के इसको वेक्टर बना देंगे। तो ये ए वेक्टर, एक ये वेक्टर, ये तो सब रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसको और इसको जोड़ने से ये वापस बन जाएगा। तो इसको तोड़ने से ये और ये बन सकता है। अब इसी को तुम यहाँ देखोगे, है ना? यहाँ देखोगे, इसको तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, इसको ये और ये एक ही बात है कि नहीं है? हाँ सर, एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, एक ही बात है। यस सर। तो बताओ, इस वेक्टर को जब तोड़ेंगे तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना वैल्यू आएगा, वाई की तरफ कितना आएगा, इन सबको बताने के लिए हमें पहले थीटा डिफाइन करना पड़ेगा। थीटा हम लोग कहाँ से चूज़ कर रहे हैं? एक्स एक्सिस से। तो मैंने यहाँ पे थीटा के बारे में लिखा, थीटा एक ऐसा एंगल है जो वेक्टर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है,
ठीक है? और एंटी क्लॉकवाइज़ में एंगल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो, अगर वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना? तो फिर एंगल कैसे देखेंगे सर, है ना? ये तो पॉजिटिव एक्सिस है, ये कैसे एंगल देखेंगे? फिर ये तो एंगल इसी एंगल को हम देखेंगे, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर आएगा और कुछ इधर आएगा। तो जो इधर आएगा उसको मैं नेगेटिव बोलूँगा, इधर वाला को नेगेटिव बोलूँगा। वो नेगेटिव से बचने के लिए हम लोग थीटा को अगर इस तरह से ध्यान रखेंगे कि थीटा कहाँ से है, तो थीटा पॉजिटिव एक्सिस में दिख रहा है। तो अगर ये वाला एंगल देखो तो क्या आ जाएगा? ये तो सर 180 से भी ज़्यादा है, और 180 से ज़्यादा है तो क्या है? ऑल स्टेशन टिकट काउंटर टेन थीटा वगैरह, ठीक है? कॉस थीटा वगैरह, साइन थीटा वगैरह हमको पता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपोनेंट में टूटेगा ना, ये जो कंपोनेंट में टूटेगा, कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम कैसे इसको तोड़ रहे हो, है ना? तुम इस वेक्टर को इस कंपोनेंट में तोड़ोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा। इसी वेक्टर का मैं दो कंपोनेंट ऐसा बनाऊं, एक इधर और एक इधर, तो कुछ और वैल्यू आएगा, वो दोनों जिनसे मिलकर बना होगा। सर यस सर, समझ में आ रहा है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बिहेव लाइक अ स्केलर। इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो स्केलर के तरह नंबर होगा। हाँ, उसको वेक्टर बना देंगे हम लोग, इसलिए जान के हमने एक्स और वाई दिया, ठीक है? चलो आते हैं हम। सर ये एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? एकदम काम की बात, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। ये जो एफ वेक्टर है, इस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ से कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बेस बन जाएगा, ये जो लेंथ आएगा ये बेस बन जाएगा, ये लेंथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो लेंथ है वेक्टर एफ का, एफ वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है सर? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और बेस का मैंने यहाँ पे नाम रखा है एफ एक्स, यानी एफ वेक्टर का एस की तरफ कितना वैल्यू आ रहा है, तो हमने एफ एक्स लिख दिया। और हाइपोटेन्यूज एफ है, तो जो एफ एक्स का वैल्यू आया वो कितना आ गया? तो ये आ गया एफ इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ इंटू कॉस थीटा। अच्छा सर, एफ वाई निकालने के लिए सर इस वेक्टर को जब रिजोल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट में, ऐसे दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उसका मैंने एक्स की तरफ वाला वैल्यू निकाल लिया, तो वाई की तरफ इसका कितना वैल्यू आएगा? यानी इनसे और इनसे मिलके ये बनना चाहिए, तो वाई की तरफ कितना वैल्यू आएगा? लेकिन देखो, अगर तुम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का लेंथ ये है और हाइपोटेन्यूज का लेंथ ये है, तो इसको मैंने एफ वाई नाम रखा। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है पैरेलली में, एफ वाई डिवाइड बाई एफ। सर एफ वाई का वैल्यू कितना आ गया? तो एफ वाई का वैल्यू आ गया एफ इंटू साइन थीटा। इसका वैल्यू कितना आ गया? सर एफ इंटू साइन थीटा। यानी हम लोग इजीली इन सब बात को तुम नोट डाउन कर लेना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एकदम नोट्स प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए। यानी हम इजीली किसी वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, ठीक है, जो आपस में परपेंडिकुलर था, और हमने कुछ नोट किया। क्या नोट किया? देखो क्या नोट किया हम लोग यहाँ पे, ये नोट किया कि जो वेक्टर को तोड़ रहे थे, जिसको रिजोल्व कर रहे थे, वो जिधर एंगल थीटा बना रहा था उधर उसका कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और उसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यानी हाँ, थीटा क्या था वो भी ध्यान है हमको, थीटा क्या था वो भी ध्यान रखना है। अगर कोई एफ वेक्टर है इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड मान लो एफ के बराबर है, इस एफ को अगर हम रिजोल्व करें, अगर इधर से एंगल थीटा है, तो इस एफ को तोड़ेंगे दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, यस सर है। ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं जानबूझ के, जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्या फायदा होगा समझ में? तो बताओ, तुरंत बता दो आप। सर इस एफ वेक्टर को जब तोड़ दोगे तो क्या ये जो दो वेक्टर बनेगा, तो इधर कितना वैल्यू आएगा इस वेक्टर का, इधर कितना वैल्यू आएगा, नंबर कितना होगा? वो नंबर होगा, नंबर स्केलर होगा, एफ cos थीटा। और इधर कितना हो जाएगा सर? एफ sin थीटा। आपने भी बताया cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला यूज करके। याद हो गया सर? याद हो गया। यानी इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर में कंपोनेंट में अगर तोड़ दिए तो ये बन गया और ये बन गया। इसका मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एफ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एफ के बराबर है ना, इसका मैग्नीट्यूड एफ के बराबर है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? हम मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, लेंथ को ले रहे हैं, एफ के बराबर है ना, मैग्नीट्यूड एफ के बराबर है। यानी इस एफ cos थीटा और एफ sin थीटा को मैं अगर दो सेपरेट वेक्टर मान लूं और फिर इनको मैं ऐड करूं, यदि हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, तो वापस से क्या बन जाएगा? फिर एफ बन जाएगा, इस बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? सर एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें से ए क्या है? सर ए है एफ cos थीटा। ए क्या है? ये एफ cos थीटा कैसे आया पता है ना आपको? हम लोग भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर ये cos थीटा sin थीटा का फॉर्मूला निकाला, ठीक है। सर एक वेक्टर एफ cos थीटा है, ठीक है, उसका वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी हमको नहीं पता, हम लोग बोल देंगे इसका डायरेक्शन क्या होगा, नाम रख देंगे इसका, इधर को आई के इधर को जे के बोलेंगे, ठीक है। दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए फॉर्मूला में ना, एफ sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी cos थीटा। 2 एक ए है, ये बी है, और cos थीटा, थीटा क्या था? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब जानबूझ के इसको तो 90 डिग्री में रखा था। तो ये अगला टर्म क्या आ जाएगा? 2ab cos 90 होगा कि नहीं होगा? 2 इंटू ए की जगह f cos थीटा, बी की जगह f sin थीटा, और f cos थीटा और f sin थीटा के बीच में एंगल कितना? 90 है। उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। 2ab cos थीटा, वो वाला cos थीटा जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर।
तो इसको जब सोल्व किए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो कितना गया देखो। सर अगर मैं यहाँ से एफ स्क्वायर दोनों में कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होता है सर, इसका वैल्यू तो 1 होता है। और फिर अगर तुम स्क्वायर और रूट क्या बाहर आ गया, एफ बाहर आ गया। मतलब सर जब हमने एफ मैग्नीट्यूड को, इस एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड एफ को उसका दो मैग्नीट्यूड में तोड़ा था, तो एक मैग्नीट्यूड मिला हमको एफ कोस थीटा और एक मिला एफ साइन थीटा। जब फिर मैं एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा को जोड़ा तो एफ मिला। सर कोई तो चेंज नहीं है ना, यस। कैसे चेंज हो सकता है, मैं बोलूंगा कि ये चौक है किसी चीज से मिलकर बना है, तो तुम अगर इसके जो कंपोनेंट्स है उसको तुम अगर अलग अलग कर दोगे फिर उन कंपोनेंट्स को जोड़ोगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनना तो चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब जो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब हम लोग इतना जल्दी जल्दी इसको करेंगे, बस ये क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट समझना था इसलिए मैं तुमको इतना आराम आराम से बताया और वापस से बताया, सेम चीज पिछले लेक्चर में बताया, फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया। ठीक है, क्यों ऐसे स्टार्ट किया, अब देखो और अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है मान लो। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसको मैं नेगेटिव एक्सिस बोल रहा हूँ, इसको मैं वाई बोल रहा हूँ और इसको मैं नेगेटिव वाई बोल रहा हूँ। तो याद करो थोड़ा सा हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़े थे, बेस वेक्टर। जो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन को बताएगा उसको हम आई कैप बोलेंगे, याद है आई कैप। वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, जे कैप। अब जो माइनस एक्स की तरफ है उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप। और जो माइनस वाई होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस जे कैप। याद आ गया, याद आ गया, ऐसे याद आ गया, हाँ याद आ गया। और जेड एक्सिस को के कैप बोलते थे। मान लो कोई वेक्टर हमारे पास ऐसे कुछ भी इसका मैग्नीट्यूड है कोई भी, लेकिन इस वेक्टर मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो मैं अगर इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो इसका कुछ पोर्शन इधर आएगा और कुछ इधर आएगा। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए तो कैसे कैसे तोड़ना है, अब तुम्हें फील आना चाहिए। तो वो इन दोनों को जोड़ने से बनेगा, कैसे सर, तो वो इसको यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर दो, तो ये क्या होगा, ट्राइंगल लो फॉलो करके निकलेगा, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, तुरंत पता चल जाएगा ट्राइंगल लो, है ना। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो उसका दो कंपोनेंट ऐसा ही बनेगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि सर इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया एक इधर आ गया, ये दोनों मिलकर बनेगा, नहीं इधर ये दोनों मिलकर तो इसके बीच में वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर तो उसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग एडिशन में अच्छे से समझे। तो बताओ अगर इस वेक्टर का नाम ए है तो बताओ इधर ए एक्स की तरफ जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, जिसको हम ए एक्स नाम दे देते हैं, वो कितना आएगा सर ए का cos थीटा। अभी हम सीखे कोई वेक्टर है जिधर एंगल थीटा बनेगा उधर आएगा ए का cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा सर ए का sin थीटा, है ना। अब अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं तो क्या लिखूंगा, जो ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर है जो कि पहले इधर था, ना ही एक्स की तरफ ना ही वाई की तरफ, अब मैं इसका एक्स की तरफ और वाई की तरफ वैल्यू निकाल लूंगा। एक्स की तरफ वैल्यू कितना आया ए cos थीटा, वाई की तरफ वैल्यू कितना आया ए वाई, ए वाई है, वाई की तरफ वैल्यू कितना आया सर ए sin थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्शन लगा दूं, इस वैल्यू में अगर डायरेक्शन लगा दूं तो वेक्टर नहीं बनेगा सर, बनेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, अरे पता चल जाएगा क्योंकि हम लोगों ने जानबूझ के इसको एक्स और वाई की तरफ तो तोड़ा है, कि एक्स का डायरेक्शन क्यों क्या बोलते हैं आई कैप। आई कैप क्या है, जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है एक्सिस की तरफ। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये जो ए एक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा अगर, तो क्या बोलूंगा ए cos थीटा मैग्नीट्यूड हो गया उसका और आई कैप डायरेक्शन हो जाएगा। वाह सर ये तो बहुत गजब की बात है। इसी तरह से जो ए वेक्टर का जो रिजोल्यूशन इधर आया परपेंडिकुलर में साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके, तो इसका वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू है, नंबर है। किसी वेक्टर का रिजोल्व जब करते हैं तो इसके लिए उसको जब कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। हाँ डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग जानबूझ के ऐसे कंपोनेंट में तोड़े जिसका डायरेक्शन हमको पहले से पता है। ठीक है, तो इस वेक्टर का इधर की तरफ कितना हो रहा है सर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा नंबर हो गया, इधर की तरफ मतलब जे कैप, तो इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर को हम लोग तोड़ दिए, इसमें कुछ एक्स की तरफ एक वेक्टर बन गया, है ना, और कुछ वाई की तरफ एक वेक्टर बन गया। अगर मैं एरो लगा दूं तो यानी ये इसको सर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है सर ए मतलब मैग्नीट्यूड ए cos थीटा और वेक्टर में आई कैप, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए cos थीटा है और डायरेक्शन क्या है आई कैप। सर ए वाई वाला वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सर, मैग्नीट्यूड कितना है ए साइन थीटा और डायरेक्शन क्या है जे कैप। यानी हम इस ए वेक्टर को, जो ए वेक्टर ना ही एक्स की तरफ था ना ही वाई की तरफ, कुछ इधर था तिरछा था, हमने इसको दो ऐसे वेक्टर में तोड़ दिया जो कि कुछ एक्स में आ गया कुछ वाई में आ गया। तो इस ए वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना काम का बात। हाँ सर, वापस सोचो, क्या सर ये दो वेक्टर मिलकर ए वेक्टर मिलेगा, बनेगा क्या, ये दो वेक्टर बनके ए का मैग्नीट्यूड बनेगा क्या, सर बनेगा। अभी तो जस्ट हम लोग थोड़ा वीडियो को पीछे करो। फिर अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए cos थीटा, दूसरे का मैग्नीट्यूड ए sin थीटा, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, दोनों में एंगल कितना है 90। इन दोनों को एडिशन रूल से देखो वापस से क्या बन जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा। क्लियर है क्या, देखो सर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, फिर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही है सर, ठीक है। देखो पहले कर लो रूट ओवर ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर में क्या है सर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मान लो ये बी है, ठीक है। तो वापस चेक करते हैं कि ए बनना है कि नहीं बनना है, चेक करो जरा। ए का स्क्वायर यानी ए cos थीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी ए sin थीटा का स्क्वायर, है ना, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं, जीरो बन जाएगा, क्यों सर, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, कॉस ऑफ दोनों वेक्टर के ax और ay के बीच का एंगल क्या आ जाएगा सर, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि cos 90 का लिखा तो जीरो होता है। तो बताओ ये कितना आ जाएगा सर, सोल्व करने से देखो, आप फटाफट सोल्व कर लो। ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर से क्या बाहर आता है, a बाहर आ जाएगा। मतलब कि हम लोग सीधा देख के बता सकते हैं, फायदा क्या हो गया, सीधा देख के बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, उतारते जाना है ना, उतारते जाना। मतलब कि हम सीधा देख के बता सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर ऐसा लिखा है a इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk, इसका मतलब एक वेक्टर था जिसको रिजोल्व किया गया होगा, उसका x की तरफ मैग्नीट्यूड 3 आया होगा और उसका y की तरफ मैग्नीट्यूड कितना आया होगा, 4 आया होगा। एक कोई ए वेक्टर रहा होगा जिसको रिजोल्व करके उसका x की तरफ वैल्यू कितना आया होगा, 3 आ गया होगा, y की तरफ वैल्यू कितना चला गया होगा, 4 चला गया होगा। तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा सर, आप रिवर्स जाओ, इन दोनों, क्योंकि उसको तोड़ के अगर ये दोनों बना होगा तो इन दोनों को ऐड करके ये बनना चाहिए। हाँ सर, बार बार एग्जांपल्स बता रहे हो आप, यानी इन दोनों का एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा वही तो ए वेक्टर होगा। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो एक वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है। तो रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 लिखना कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या तुमको फील आया, क्या तुमको फील आया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। सर एक काम तो पता चल गया कि इस वेक्टर को ए वेक्टर अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर ऐसा रहा होगा जिसका कुछ कंपोनेंट एक्स की तरफ कितना आया होगा, वाई की तरफ कितना आया होगा, तोड़ करके जो रिजोल्यूशन सीख रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके उसका मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, सर होना चाहिए। तो इन दोनों का जब जोड़ है, क्योंकि एक एक्स की तरफ था एक वाई की तरफ था, आपस में 90 डिग्री हो गया, तो पूरा एडिशन रूल, एडिशन फॉर्मूला रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 कितना आया, 5 आया। मतलब उस वेक्टर का जिसे टूट के बना होगा, जिसका नाम ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, 5 आ गया। सर डायरेक्शन फिर कैसे निकालेंगे, वो वेक्टर किधर रहा होगा, बना सकते हैं। तो तुम एक काम करो, जो ए वेक्टर तुमको तोड़ करके दिया गया है तो उसको टूटा हुआ वेक्टर को तुम रिप्रेजेंट करो। तो इधर कितना है, 3 है, तो इधर कितना है, 4 है, मैं 4 को थोड़ा जान के बराबर बना दिया, ठीक है। सर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा सर, देखो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, कर सकते हैं पैरेलल शिफ्ट, कर दिया सर पैरेलल शिफ्ट 4 को। फिर ये ट्रायंगुलर लो, ट्रायंगुलर लो क्या बताता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ये 3 होगा ए वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल लो, ए और बी सेम साइड में, तो अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है। तो सर इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला 5 है, डायरेक्शन क्या होगा सर, हम अगर इसके साथ अगर डायरेक्शन देखें, इसको हम थीटा बोले, तो बताओ इसका नाम, अगर इसको मैं थीटा नाम दूं, थीटा दूं या अल्फा दूं, जो भी नाम दूं, ठीक है, अल्फा बोल दो, थीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा सर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होगा कि नहीं होगा, यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 4/3। सर 4/3 कितना एंगल पे होता है, याद करना, जरा ट्रिग्नोमेट्री याद करो सर, 53 डिग्री। मतलब इधर से कितना एंगल बनेगा सर, 53 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, 53 डिग्री। यानी कि कोई एक वेक्टर रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 5 रहा होगा, और जो जिसका मैग्नीट्यूड 5 रहा होगा, और जो इधर से कितना एंगल पे रहा होगा, 53 डिग्री। यानी इस वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, उसको जब रिजोल्व करेंगे इन दो वेक्टर में, तो इधर कितना होगा, वापस से आओ सर, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और इधर एंगल थीटा बना रहा है, तो इधर का वैल्यू कितना आएगा सर, 5 cos 53 डिग्री, 5 cos 50। आपने दिखाया अभी जस्ट सर, अगर कोई वेक्टर f है तो f वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। तो बताओ 5 cos 53 का वैल्यू कितना आएगा, cos 53 cos 53 कितना होता है, 3/5। तो यहाँ 5 से 5 खत्म, 3 आएगा नहीं आएगा। sin 53 डिग्री ये कितना होगा सर, 4/5। तो 5 से 5 खत्म, 4 बचेगा नहीं बचेगा, तो इधर 3 बच रहा है, इधर 4 बच रहा है, अरे वो तो था ही इधर 3 इधर 4 था। यानी एक ही तरीकों को हम इधर से देखते हैं, पहले हम तोड़ते हैं, पहले हम किसी को तोड़े तो ये और ये बना, फिर इन दोनों को जोड़े तो ये बनेगा।
और उसको लिखने का स्टाइल भी हम लोग सीखे। अब समझ में आया होगा कि जानबूझ के हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ही क्यों ब्रेक किया, ताकि हमको उसको आई कैप और जे कैप में लिखने के लिए आसानी हो जाए। और हम ज्यादातर वेक्टर्स को ऐसे करेंगे, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा 3, 4, 5 वेक्टर रहेगा तो उनको वेक्टर एडिशन से हम जोड़ना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। फिर हम लोग उन वेक्टर्स को रिजोल्व करेंगे, उसको रिजोल्व करके एक्स, वाई और जेड की तरफ, अभी तो जेड वाला नहीं बता रहा हूँ, एक्स और वाई की तरफ उसको लिखते जाएंगे, तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि जब एक्स और वाई में कोई वेक्टर अगर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना भी बहुत सिंपल है, उसका डायरेक्शन निकालना भी बहुत सिंपल है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में एंगल देख रहा हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा बी। अगर मैं इधर से एंगल देखूंगा तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, है ना। डायरेक्शन वाई के साथ देख रहे एक्स के साथ, इधर से इधर से, ठीक है, वो तो हम लोग डील कर लेंगे। लेकिन हमारा कितना काम इजी हो गया यार, ये सोचो जरा। ये है फायदा रिजोल्यूशन का, ठीक है। अगर आपको मजा आया होगा, अगर पसंद आया होगा, समझ में आ गया, सब कुछ डाउट क्लियर हो गया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और जो भी बच्चा जरूरत हो उसको बताना कि ऐसे ही हम रिजोल्व करते हैं किसी वेक्टर को। सर, अब इसका यूज कुछ बताओ। मान लो कि ये एक्सिस है, मान लो कि एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। चलो अभी हम लोग 2D में बात तो कर दी है। हमारे पास मान लो एक से ज्यादा वेक्टर है, 2-3 वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर है मान लो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, और इधर से एंगल बना रहा है मान लो 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री। देखो तुमको बनाना भी ऐसा है, 45 बीच में आएगा, छोटा एंगल है ना। हाँ, दूसरा वेक्टर मान लो कुछ इधर की तरफ है ना, जो कि इधर से मान लो एंगल बना रहा है 53 डिग्री, और इसका वैल्यू मान लो है 200 न्यूटन, है ना, 200 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन है, ठीक है। और इस इधर से इतना एंगल पे। तीसरा वेक्टर मान लो कुछ और ले लेते हूँ, है ना, ये इधर की तरफ है मान लो, इसका वैल्यू मान लो 100 रूट टू न्यूटन, और इधर से एंगल बन रहा है 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे 3 तरफ फोर्स लग रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगा और किधर लगा, कितना लगा और किधर लगा। सर समस्या खराब हो जाएगा। पहले तो हमको इस दो वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं सर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, इस पता है, दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, ये 37 है 45 है, हाँ सर। फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस वाई प्लस बी प्लस प्लस 2ab cos थीटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का एडिशन को याद आता है। तीन को एक साथ याद करना नहीं सिखाया हो ना, दो को, यस सर। फिर उसके बाद क्या होगा, वो वेक्टर किधर होगा उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस वेक्टर के साथ मानो नेट वेक्टर इधर आया, फिर उसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड और इनके बीच में कितना एंगल होगा। लंबा प्रोसेस है कि नहीं है। उससे बचने के लिए हम लोग रिजल्शन सीखे। क्यों सीखे, देखो क्यों सीखे। अपन लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस वेक्टर को भी इसके दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, कुछ एक्स में आएगा कुछ वाई में आएगा, यस सर। इस वेक्टर को भी इसके दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, इस जिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, कुछ एक्स में आएगा कुछ वाई में जाएगा। इस वेक्टर को भी हम लोग इसके दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, कुछ एक्स में जाएगा और कुछ वाई में जाएगा। जैसे कुछ एक्स में और वाई में जाएगा तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, कुछ एक्स और कुछ वाई, और एक्स और वाई सुन सुन करके तुम कहीं खो मत जाना। एक्स का कहीं पता चला कि एक्स को याद करने लगे, कोई पता चला वाई के साथ आ गए, ठीक है। चलो आ जाओ, काम की बात करते हैं, इधर आ जाओ। तो इस वेक्टर का अगर रिजोल्व करेंगे तो सर कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। इधर कितना आएगा सर, ये 100 है, ये 37 है, तो जिधर एंगल बनता है cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, तो इधर कितना आएगा 100 का cos 37, इधर कितना आएगा 100 का cos 37, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा सर 100 का sin 37, 100 का sin 37। तो मैंने इस वेक्टर को हटा दिया, इसका दो तरफ वैल्यू लिख दिया, ये दोनों मिलकर तो ये बना होगा। कितना बार प्रूफ करोगे, ये और ये मिलकर तो 100 आया होगा। हाँ, सिमिलरली इस वेक्टर को तोड़ेंगे तो कुछ कंपोनेंट इधर आएगा, कुछ कंपोनेंट इधर आएगा और कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। तो इधर किधर 200 का कितना आएगा, तो 200 का इधर आएगा cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री। इधर कितना आ जाएगा, तो 200 का sin 53 डिग्री, सही है। इस तरह से इसको रिजोल्व करेंगे, इधर कितना आएगा 100 का cos 45 डिग्री, इधर कितना आ जाएगा सर 100 का 100, ये 100 है ना, ये 100 इधर है, तो इधर cos वाला कंपोनेंट इधर एंगल है, इधर उसके हर वेक्टर को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो। इधर से एंगल बनेगा उधर cos 100 रूट 2 का 100 रूट 2 है, सॉरी 100 रूट 2 का cos 45 इधर, इधर होगा 100 रूट 2 का sin 45, ठीक है। अब काम कितना आसान हो गया, जितने भी वेक्टर एक्स की तरफ है इसको पॉजिटिव एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आई कैप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर इधर जो आएगा उसको माइनस आई कैप में लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर जे कैप में बोलेंगे, जो इधर जाएगा जो इधर आएगा उसको क्या बोलेंगे माइनस जे कैप। ये हर एक मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा और डायरेक्शन पता चल जाएगा, तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 100 cos 37 यहाँ पे है ना, इस 100 को जब रिजोल्व किए तो कितना आया 100 न्यूटन 37, इधर कितना आएगा 100 cos 37, इधर होगा 100 sin 37।
सब वेक्टर को रिजोल्व करना सीख गए। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? तो 100 into cos 37 आग बन के 3 4 5 4 by 5 है ना, 4 by 5 इधर कितना आएगा 80, इधर कितना आएगा 80, तो इधर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60, इधर की तरफ ऊपर की तरफ है ना 60। चल इधर इसका वैल्यू कितना आएगा? sin 45 कितना होता है 1/√2, तो 100 into √2 into 1/√2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 100। तो इधर की तरफ एक 100 है, एक 80 है, इधर की तरफ है ना सर 200 sin 53 डिग्री। sin 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? sin 53 होगा 4/5 है ना, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे 4/5 ये कितना हो जाएगा? 160, कितना बन जाएगा? 160 है ना, देखना कैलकुलेशन 160 मिल जाएगा। फिर और सर तो इसको इधर तो रहते cos 53 वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 3/5, 3/5 तो ये कितना हो जाएगा? 120, 200 into 60 कितना आएगा? 120 है ना। और इधर कितना आ जाएगा? फिर अगेन सर cos 45 1/√2, तो √2 खत्म, इधर 100 आ जाएगा। अब मैं सारे वेक्टर को अच्छे से लिख रहा हूँ सर, x की तरफ y की तरफ कितना किधर गया, बस फटाफट लिखो सर। इधर x की तरफ 80 और 100, इधर कितना हो गया सर? 180। सर इधर की तरफ कितना हो गया? 120। सर ऊपर की तरफ कितना हो गया? 160 प्लस 60 कितना होगा सर? 160 प्लस 60 220 है ना। और इधर नीचे की तरफ सर, नीचे की तरफ 100, नीचे की तरफ कितना? 100। अब देखना और अच्छे से लिखो, फिर ये 220 प्लस जैकब 100 माइनस जैकब, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये सर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 220 ऊपर 100 नीचे, तो ऊपर कितना बचेगा? तो फाइनली हमारे पास ऊपर बचेगा 120, और फिर इधर 180 इधर 120, इधर हमारे पास फाइनली कितना बचेगा? 60। यानी इन सारे वेक्टर्स की वजह से जितना नेट फोर्स आ रहा है उसका इधर की तरफ वैल्यू आ रहा है 60, इधर की तरफ वैल्यू आ रहा है 120। यानी इस वेक्टर को हम पूरे वेक्टर को एक साथ लिख सकते थे, अगर उसका नाम एफ रख दूं तो बोल सकते थे क्या? 60 आई कैप प्लस 120 जे कैप। सर यहाँ तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। कैसे सर? अरे मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिंपल है, आप बार बार सिखा रहे हो। आई और जे में रहेगा, आपस में दोनों 90 डिग्री में है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 0 है ना, क्योंकि 2ab cos दोनों का 90 हो ही नहीं होगा। कितना इजीली में मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सर अगर डायरेक्शन निकालना होगा इस वेक्टर का, निकाल देंगे सर। नेट फोर्स कितना लगेगा? तो यहाँ से एंगल निकालना होगा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। आएगा कि नहीं आएगा? ये सर आ जाएगा। तो ये फायदा हमको हो जाएगा जब हम रिजोल्यूशन सीख जाएंगे। तो 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा वेक्टर्स रहा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे उसके कंपोनेंट्स में, कि वो वेक्टर किन कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। ठीक है, उतार लो अच्छे से, वापस से वीडियो को देख लेना। ठीक है, कैसे ब्रेक करती हैं, इधर थीटा आता है उधर cos थीटा क्यों होता है, तो याद रखना जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, है ना। पहले समझना कि cos थीटा क्यों होता है उधर, फिर उसको याद भी रखना। क्या सर एक्स वाई में ही ब्रेक करेंगे क्या, कि किसी और में भी ब्रेक कर सकते हैं? हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि किसी भी ऐसे दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे जो आपस में क्या हो? 90 डिग्री हो। बस कोई भी वेक्टर हो, बस आपस में 90 डिग्री, कोई भी कंपोनेंट हो, बस आपस में 90 डिग्री हो। जैसे मान लो हमारे पास अगर ये फेमस क्वेश्चन हम लोग बाकी आगे जाके देखेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंगल थीटा पे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का। ठीक है, अब मान लो कि इस पे ना, इस ऑब्जेक्ट पे कुछ कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम लोग एनएल पढ़े नहीं। मान लो इधर एक फोर्स mg लग रहा है, मान लो इधर एक फोर्स है, मैं ऐसे बना दे, कोई एक फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे ना, और ये क्योंकि इस वेट पे रखा गया ना, यहाँ पे इस ब्लॉक पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ये क्या होता है अभी छोड़ दो, भूल जाओ, है ना। अभी बस हम लोग ये सीखो कि भाई वेक्टर्स है ना, ये सारे वेक्टर्स है। एफ खुद एक फोर्स वेक्टर है, mg फोर्स वेट को बोलते वेक्टर है, और ये नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स सारे वेक्टर्स ही होते हैं। अब सर ये इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रहा है, अब इस पे लगने वाला नेट फोर्स को बताना है। ठीक है, कितना आसानी से हम बता सके। सर कैसे बताएं? सर ये अगर हम देखें, थोड़ा गौर करें, ठीक है, चलो मान लेते हैं और एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कोई फोर्स है, फ्रिक्शन नाम है, फ्रिक्शन है ना, नाम है फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा कुछ स्मॉल एफ मान लो, है ना। स्टैटिक काइनेटिक देखेंगे क्या है, लेकिन इस अगर हम ब्लॉक पे देखें, इस ब्लॉक पे टोटल 4 फोर्सेस हैं, 1 2 3 4, 4 वेक्टर्स हैं। इन 4 वेक्टर्स में हमारा अगर हम देखें कि इस वाला लाइन में हमारा जो एक्सिस वाई एक्सिस होता है, इस लाइन में एक भी फोर्स नहीं है, मतलब इधर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है सर। इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है जो कि सर mg है। लेकिन बाकी अगर हम इसको अगर हम देखें इस तरफ, तो इस तरफ 2 फोर्स है, इधर भी है, इधर भी है ना। एक कैपिटल एफ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, स्मॉल एफ है फ्रिक्शन फोर्स मान लो, और एक इधर भी फोर्स है। तो चालाकी से हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने सुविधा के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग ना कंपोनेंट्स ऐसा बनाएंगे कि ताकि हमारा मैक्सिमम फोर्स उसी कंपोनेंट में आ जाए। क्या बोल रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं क्या कर रहा हूँ कि ना इस फोर्स को इधर ही रहने देता हूँ, इसको भी इधर रहने देता हूँ। इसका मतलब कंपोनेंट नहीं ले रहा हूँ कि सर कुछ इधर कुछ इधर, इसको भी नहीं तोड़ रहा हूँ कि कुछ इधर कुछ इधर, है ना। इसको भी नहीं तोड़ रहा हूँ कि सर कुछ इधर कुछ इधर, नहीं तोड़ रहा हूँ। मैंने इस वेक्टर को तोड़ रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो एक्सिस है ना, इसको मैं एक्स एक्सिस बना दे रहा हूँ, और इसके परपेंडिकुलर में ये होगा वाई एक्सिस। तो वही अगर एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर में क्या आएगा? वाई एक्सिस आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बन जाएगा?
y एक्सिस आएगा, ठीक है ना, अच्छे से देखना, ये y एक्सिस होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इस mg को दो कंपोनेंट में तोड़ूं तो इसका एक कंपोनेंट अलग कर लो, इसका एक कंपोनेंट मैं कैसा कर रहा हूँ, इधर इसको मैं एक्सिस मान रहा हूँ ना, ये एक्स एक्सिस है हमारा, और इसके परपेंडिकुलर वाला ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। तो इस mg को मैं कुछ इधर तोड़ रहा हूँ, इधर तोड़ रहा हूँ, इससे क्या फायदा हो गया सर, अब मैक्सिमम इसको जैसे मैं तोड़ दूंगा तो मैक्सिमम फोर्स इस लाइन में और इस लाइन में आ गया, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसके जस्ट, है ना। तो हमारा ये नया वाला x और नया वाला y, एक्स वाई समझ में आ रहा है। एक्स वाई क्यों लिख रहे हो सर, नहीं तो हम तो एक्स इसको बोलते थे, वाई इसको बोलते थे। भाई अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, आपका अगर ये वाई एक्सिस है तो मैंने एक्सिस को ऐसे घुमा दिया, तो ये बन गया एक्स एक्सिस, तो ये बन गया वाई एक्सिस, ऐसे घुमा देंगे तो एक्स वाई बन जाएगा। नाम ने क्या रखा है, काम है असल में क्या कि एक्स और वाई के बीच में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, वो है कि नहीं, यस सर है। तो बताओ इस फोर्स को हम विजुअल करेंगे तो कैसे विजुअल करेंगे सर, विजुअल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आसान कर रहे हैं सारे फोर्सेस को कुछ खास कंपोनेंट में रखने के लिए, कुछ खास डायरेक्शन में रखने के लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, उस वेक्टर्स को ऐड करना हमारे लिए इजी हो जाए। ये तो सीख रहे हैं रिजोल्यूशन में। हाँ, तो mg को अगर हम रिजोल्व करना चाहते हैं कि mg का इस वेक्टर का इधर कितना वैल्यू आएगा, इधर कितना वैल्यू आएगा। सर आपको ना, हमको थोड़ा डाउट आ रहा है सर, आप ना ऐसे वेक्टर था ना, इसको ऐसे ऐसे रिजोल्व किए थे सर, आप ऐसे वेक्टर था कोई, अभी क्वेश्चन किए तो आपको इसको इसको यहाँ से रिजोल्व कर दिए सर, आप ऐसे कोई वेक्टर है तो इसको क्यों रिजोल्व कर रहे हो। भाई किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए कि जिन दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे वो सब आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं एक कोई एक वेक्टर इधर है, मान लो इस एक्सिस को मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कुछ ऐसा एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, इसको और इसको मैं जानता हूँ। तो ये जो वेक्टर है इनका, ये देखो ये आपस में 90 डिग्री में है कि नहीं, ये दोनों, तो इस वेक्टर को हम इसमें और इसमें तोड़ सकते हैं कि ये दोनों मिलकर के ये बना होगा, तो ये टूट करके ये बन जाएगा। अगर कोई इधर वेक्टर है, बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आज का चौक क्या हो गया, कोई इधर वेक्टर है ना, लेकिन मुझे इस वेक्टर से इस एक्सिस के बारे में कोई नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, मैं चाहता हूँ क्या, इस वेक्टर को तोड़ना, ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ दो जो आपस में 90 डिग्री में हो। तो मुझे मुझे चाहिए क्या कि आपस में 90 डिग्री वाला दो कंपोनेंट ऐसा है, एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ये दोनों 90 डिग्री में है कि नहीं है, सर है 90 डिग्री में। इस फोर्स को हम इधर और इधर तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, मतलब कंपोनेंट कोई भी दो हो सकता है, मैंने लिखाया ये पॉइंट आपको लिखा है नोट्स में, है ना, शुरू में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो आपको नोट डाउन करना, कंपोनेंट हमारे सुविधा के अनुसार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस mg को दो कंपोनेंट में तोड़ रहा हूँ, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। कैसे तोड़ेंगे सर, ये एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल कितना है सर, ध्यान से देखना कितना एंगल है, 90, है ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, है ना, 90 डिग्री। तो ये 90 ये थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर ये 90 ये थीटा, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। कैसे आया सर, किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये थीटा ये 90, तो यहाँ कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। चलो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो आपने कहा ये दोनों कंपोनेंट है, मतलब ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना 90 है। अगर यहाँ से ये पूरा मिलकर 90 है, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो इधर कितना एंगल बचेगा, इधर कितना एंगल बचेगा सर, 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, थीटा आएगा ही नहीं आएगा, थीटा आ जाएगा। अब हमको पता चल गया कोई भी ऐसा फोर्स है, कोई भी ऐसा फोर्स है जो इधर कुछ एंगल थीटा बना रहा है, इधर एंगल कितना बना रहा है, थीटा। और कोई भी फोर्स है तो इधर जब तोड़ेंगे इसको दो कंपोनेंट में, इस फोर्स अगर एफ है तो इधर कितना आएगा सर, अभी नियम के अनुसार तो जिधर थीटा हो जाएगा उधर कितना आ जाएगा, एफ cos थीटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे क्या, क्या इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर cos का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बेस बाय हाइपोटेनस, इधर कितना आ जाएगा एफ cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा एफ का sin थीटा। तो इसका मतलब अगर mg वेक्टर इधर के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो इधर कितना आ जाएगा mg का, बोलो सर, इधर कोई वेक्टर है, इधर से एंगल थीटा बन रहा है तो इधर कितना आ जाएगा mg का cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा mg का sin थीटा। ये क्या हो गया यार, mg का sin थीटा होगा कि नहीं होगा, यानी तुमने इस mg को दो कंपोनेंट में तोड़ा, इधर mg का cos थीटा, इधर mg का sin थीटा। अब मजे की बात क्या है, इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स क्या है, तो इधर कोई स्मॉल f है, इधर कोई mg sin थीटा है, इधर कोई कैपिटल f है, इधर कोई mg cos थीटा है, इधर कोई नॉर्मल है। तो अब सारा का सारा फोर्स इस लाइन और इस लाइन में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इस तरह से हम इस फोर्स को कुछ इधर और कुछ इधर तोड़ेंगे। अब आगे के लिए तुम ध्यान रख सकते हो, याद भी रख सकते हो, अगर कोई भी फोर्स जो वाई एक्सिस में नीचे होगा, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन में अगर तोड़ोगे ये एंगल अगर थीटा बनेगा तो इस फोर्स का इधर कितना कंपोनेंट आएगा, ये जो भी फोर्स है जो कंपोनेंट आएगा इधर आएगा sin थीटा, mg sin थीटा, और इधर कितना आ जाएगा mg cos थीटा, जल्दी जल्दी निकालने के लिए, ठीक है। बाकी तुमको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या, नहीं है। तो ऐसे हम बहुत सारे वेक्टर्स को आगे कंपोनेंट में तोड़ते जाएंगे जैसे हमको जरूरत होगा। जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे जब, तो हम वहां पे किसी बॉल को ऐसे फेंकेंगे, है ना, हम मान लो 100 मीटर पर सेकंड से फेंके, राइट। अब यहाँ पे मान लो इधर से कुछ 37 एंगल डिग्री,
तो ये बॉल का पाथ कुछ ऐसा होगा, वो आगे पढ़ोगे कैसा पाथ होगा, क्यों होगा, पाथ ऐसा ही क्यों होगा, इसका इक्वेशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, फिर ये जो u वैल्यू से इधर की तरफ है ना, जो बॉल इधर जा रहा है, छोड़ो फिर छोड़ो, मैं इस फैक्टर को रिज़ॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो इसका कुछ इधर वैल्यू आएगा, कुछ इधर आएगा। आएगा क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको रिज़ॉल्व करेंगे 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो इधर कितना आ जाएगा सर? क्योंकि 100 है, ये 37 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से इधर कितना आ जाएगा? 100 cos 37 आएगा कि नहीं आएगा? इधर कितना आ जाएगा? 100 sin 37। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग ऐसे बहुत सारा ऐसा जगह होगा जहाँ पे हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में। तो अब तक हम लोग इसको क्या कर रहे थे, किसी वेक्टर को इसके 2D कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहे थे, और ऐसा 2D जो x और y में हो तो ज्यादा अच्छी बात है, ताकि हम उसको ij में लिख सके। यानी कोई भी वेक्टर अगर आपके पास लाइफ में कभी भी ऐसा वेक्टर मिल जाए तो ij में लिखा हो, यानी कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, है ना, कोई भी वेक्टर हो, s इज इक्वल टू 6ik प्लस 8j, तो आप तुरंत इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर है टूटा है इसमें और इसमें, तो ये जुड़ करके ये बनेगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वही होगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए है, बी है, ये एक्स की तरफ है, ये वाई की तरफ है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड निकालो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 10। कितना आसान है कि नहीं है? और हम लोग ज्यादातर केस में वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, 3D में भी और एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, कोई भी वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर ऐसे लिखा है, f इज इक्वल टू f वेक्टर इज इक्वल टू fxik प्लस fyj। अब सर ये fx fy कौन सा वाला आ गया भाई? fx की जगह यहाँ 6 है, fy की जगह 8 है, तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड का क्या? तो रूट ओवर fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यानी कोई भी वेक्टर अगर i कैप j कैप में लिखा रहेगा, या कोई भी दो कंपोनेंट, सिर्फ i कैप j कैप नहीं, मतलब दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। और एक्स वाई जेड हमारे लिए क्या है? एक स्टैंडर्ड है, आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाला को हम लोग आई कैप, एक्स के डायरेक्शन को आई कैप, वाई के डायरेक्शन को जे कैप, और जेड के डायरेक्शन को के कैप बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर अगर कोई भी दो कंपोनेंट में टूटा है और वो आई जे के में लिखा हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हमारे लिए बहुत सिंपल है। एक्स का कोफिशिएंट जो होगा रूट ओवर एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कैसे आया? उसी फॉर्मूला से आया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे cos 90 बन गया ए और जे के बीच में, तो हमारे पास सिर्फ ऐसा बचा। एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मेरा लेक्चर है तो मैं थोड़ा-सा देखता हूँ टाइम कितना हुआ, ठीक है? अपन लोग को यहाँ पे शायद वाइंड अप करना पड़ेगा आज के लेक्चर को, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हो पाएगा। थोड़ा-सा हम जस्ट समझ लेते हैं, कोई वेक्टर अगर 3D में रहेगा, 3D में, अब मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये ओरिजिन है मान लो। कुछ एक्स में गए, कुछ वाई में गए, कुछ स्पेस में आ गए। तो इस वेक्टर को हम यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, यस सर दिखा सकते हैं। जब ये वेक्टर बनेगा तो इसको जब हम तोड़ेंगे, तो क्योंकि एक्स वाई जेड, हम एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं क्योंकि आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कुछ एक्स की तरफ कंपोनेंट आएगा, कुछ वाई की तरफ आएगा और कुछ जेड की तरफ आएगा। तो 3D वाला भी बात यहाँ पे देख लो, ताकि हम लोग कल प्रोडक्ट वेक्टर का सीख जाए, रिजोल्यूशन सीख गए, है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, थोड़ा ऐसे बनाओ थोड़ा सा, और ये जेड एक्सिस है। सर इसको जेड एक्सिस को मैं थोड़ा सा ऐसे तो बना नहीं सकता हूँ हवा में, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लगा रहा हूँ। ये बाहर की तरफ है, किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। मान लो कोई वेक्टर है, एफ वेक्टर नाम दो, ए वेक्टर नाम दो, कुछ भी नाम दो, ए नाम दो, एफ वेक्टर, कोई ए वेक्टर, ठीक। एक्स के साथ मान लो कुछ एंगल बना रहा है, इस एंगल का नाम अल्फा दे रहे हैं। यही वाला वेक्टर मान लो वाई के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ, इसका नाम बीटा दे रहे हो। ये वेक्टर मान लो कुछ जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, इसका नाम है गामा अल्फा, एंगल है। तो इस वेक्टर को रिजोल्व करेंगे तो कुछ इधर आएगा, कुछ वाई में जाएगा और कुछ जेड में आएगा, क्योंकि कुछ एक्स में गए थे, कुछ वाई में गए थे, कुछ जेड में गए थे, तभी तो वहां पहुंचे थे। तो उस वेक्टर को रिजोल्व करेंगे तो कुछ एक्स का वैल्यू आएगा, कुछ वाई का आएगा, कुछ जेड का आएगा। अब कैसे निकाले, कैसे निकाले? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, ठीक है।